ये टॉपिक्स हैं जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे हम। सबसे पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन, जो हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। और दूसरे जो बाकी टॉपिक्स हैं जैसे कि डिज़ाइन प्रोसीजर है, डिज़ाइन एग्जाम्पल है, अप टू लोड कैलकुलेशन, ये हम अलग से वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट स्ट्रेस इन मेंबर्स, इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। और जो डिज़ाइन ऑफ पर्लिन है इसके लिए नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं जिसके अंदर हम अलग अलग वीडियोस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, ताकि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बने और बोरिंग ना बने, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा लेंथी होते हैं वीडियो उतने ज़्यादा बोरिंग होते जाते हैं। तो मैंने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डिवाइड कर दिया है पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो पहले पार्ट के अंदर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन अबाउट स्ट्रेस, इंट्रोडक्शन अबाउट रूफ ट्रस, ठीक है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि रूफ ट्रस कहाँ यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जो होती है वो काफ़ी लो हाइटेड होती थी, इनकी हाइट बहुत ही कम होती है और उनके अंदर इंटीरियर फ्लोर्स या वॉल्स या पार्टीशन वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे बिल्डिंग सिस्टम के अंदर अगर हमें रूफिंग सिस्टम प्रोवाइड करना हो तो हमें ट्रस विथ रूफिंग मटेरियल प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। अब ये ट्रस जो होते हैं दो मटेरियल से बनते हैं, या तो फिर टिम्बर या स्टील, ठीक है। टिम्बर या स्टील, जैसे कि आप यहाँ पे आपके सामने देख रहे हो एक ट्रस का पिक्चर आपके सामने है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ने से पहले कंपोनेंट भी देख लेते हैं। कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें डिज़ाइन अगर करनी हो तो कंपोनेंट्स और उसके फंक्शन और उसकी लोकेशन पोजीशन वगैरह पता होनी चाहिए कि हाउ टू डिज़ाइन इट, ठीक है। तो सबसे पहला अगर कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो देखिए ये है प्रिंसिपल राफ्टर। अब प्रिंसिपल राफ्टर क्या है? तो प्रिंसिपल राफ्टर इस रूफ ट्रस का एक मेंबर होता है जो कि एंड पॉइंट से लेकर रीच पॉइंट तक का होता है, ठीक है। एंड पॉइंट से देखिए ये ईव्स पॉइंट मतलब एंड पॉइंट से रीच पॉइंट तक का एक मेंबर होता है। दूसरा जो अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो वो है पर्लिन्स। देखिए ये पर्लिन होते हैं। पर्लिन क्या होते हैं? तो पर्लिन मतलब इट इज़ द मेंबर कनेक्टिंग और बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूफ्स। दो जो रूफ होते हैं, दो ट्रस होते हैं, सॉरी, ये दो ट्रस है, एक ये ट्रस है और दूसरा ये ट्रस। तो इन दोनों के बीच में जो एक मेंबर होता है पर्लिन, ठीक है। अब ये पर्लिन होता कहाँ है? तो ये पैनल पॉइंट के ऊपर सपोर्टेड होता है, ठीक है। पैनल पॉइंट के ऊपर सपोर्टेड होता है, ठीक है, ये पैनल पॉइंट। अब व्हाट इज पैनल पॉइंट? तो पैनल पॉइंट मतलब रूफ ट्रस पे या प्रिंसिपल राफ्टर पे, प्रिंसिपल राफ्टर पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक वर्टिकल या इंक्लाइन मेंबर कनेक्ट होता है, ठीक है। वर्टिकल या इंक्लाइन मेंबर जहाँ पे कनेक्ट होता है प्रिंसिपल राफ्टर पे, उसे हम कहते हैं पैनल पॉइंट। और दो पैनल पॉइंट के बीच का जो एक पोर्शन होता है, ठीक है, दो पैनल पॉइंट के बीच में एक पोर्शन होता है, उसे हम पैनल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पैनल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा ताकि डिज़ाइन के अंदर हमें आसानी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी होती है, इसलिए देखिए यहाँ पे राइज है। ये राइज क्या होता है? तो राइज इज नथिंग बट अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ मेन टाई। ये देखिए मेन टाई दिख रही है आपको? तो मेन टाई के मिड पॉइंट से रीच पॉइंट तक का वर्टिकल डिस्टेंस, उसे हम राइज कहते हैं, ठीक है। ये मेन टाई है, ये राइज, ओके, ठीक है। तो ये मेन हमारे फंक्शन कंपोनेंट थे। और हाँ, स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, देखिए ये स्पेसिंग है। स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस मतलब क्या कि दो रूफ मतलब दो कंसेक्यूटिव जो ट्रस होते हैं, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव ट्रस के बीच का जो स्पेसिंग होती है, डिस्टेंस होता है, उसे हम स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस कहते हैं। और ये देखिए स्पान है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कंपोनेंट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। और एक चीज़ रहेगी, देखिए ये स्पेसिंग ऑफ पर्लिन मतलब दो पर्लिन्स के बीच की स्पेसिंग, उसे हम स्पेसिंग ऑफ पर्लिन कहते हैं, ठीक है। कंपोनेंट कुछ इतने हार्ड नहीं है समझने में या याद रखने में, बहुत ही सिंपल है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये थे उसके कॉमन और कुछ जनरल कंपोनेंट्स जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये कंपोनेंट्स काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एलएचएस साइड का एक सेक्शन कट किया है मैंने फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये प्रिंसिपल राफ्टर हमने भी डिस्कस किया। देखिए प्रिंसिपल राफ्टर ये एंड पॉइंट से लेके रीच पॉइंट तक का, देखिए प्रिंसिपल राफ्टर है।
एग्जाम्पल के अंदर हमें इसकी लेंथ जो है फाइंड करनी पड़ती है वाइल वी आर डिजाइनिंग इट। ओके, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी पड़ती है। तो ये है। और हाँ, ये जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन मेन टाई और प्रिंसिपल राफ्टर, इसे हम अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? अल्फा कहते हैं। ठीक है, माइंड इट। देखिए, तो ये प्रिंसिपल राफ्टर है, ये क्लीट। अब ये क्लीट क्या होते हैं? व्हाट इज क्लीट एंगल्स? तो क्लीट का फंक्शन होता है, सबसे पहले क्लीट जो होते हैं वो पैनल पॉइंट पे लगाए जाते हैं, और इसका फंक्शन होता है कि जो रूफिंग मटेरियल्स है, ठीक है, ये रूफिंग मटेरियल्स जो होते हैं इसे एंकरिंग करने के लिए, ताकि ये इंटरनल प्रेशर के कारण रिमूव ना हो जाए। ठीक है, इसलिए हम इसे क्लीट यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ये क्लीट है, ये तो एक पर्लिन्स है जो कि पैनल पॉइंट के ऊपर लगाए थे। अब पैनल पॉइंट को हम नोडल पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आगे का ये वर्ड यूज़ हो तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए पैनल पॉइंट को हम नोडल पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये पर्लिन्स हो गया। ये शीट है, देखिए, ये एसी शीट मतलब एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट, ये रूफिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ हो रही है यहाँ पे, देखिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल क्लियरली पता चल गए होंगे। तो कंपोनेंट्स का अगर हम आगे चले तो वो है, अब आगे जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ रूफ ट्रस। कंपोनेंट हमने देख लिया, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ रूफ ट्रस। तो देखिए, 10 टाइप्स ऑफ रूफ ट्रस आपके सामने है। सबसे पहला है वो है किंग पोस्ट। सबसे पहला क्या है? किंग पोस्ट। अब इनके क्राइटेरियाज है स्पान के ऊपर, ये सब क्राइटेरिया इनके क्लासिफिकेशन एज पर स्पान है कि अगर स्पान लेस देन 9 मीटर है तो हम किंग पोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पान 6 मीटर से 9 मीटर के बीच है तो हम क्वीन पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। और अगर स्पान 9 मीटर से 12 मीटर के अंदर है तो हम फैन टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया है, एज पर स्पान हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। इसमें तो कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा स्पान, कौन सा ट्रस किस तरह से डिज़ाइन होता है, कौन से मेंबर किस तरह से लोकेट होते हैं इसके अंदर। देखिए, सब मेंबर की लोकेशन या अलग अलग होती है। यहाँ पे देखिए, हाउ टाइप ट्रस्ट जो होता है उसके अंदर मेंबर की लोकेशन अलग होते हैं। ठीक है, फिन टाइप होता है, फिंक टाइप उसके अलग होते हैं। तो हमें यही बस याद रखने होते हैं कि कौन सा मेंबर किस तरह से डिज़ाइन होता है। ओके, लोकेशन वगैरह। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे है पिच ऑफ ट्रस। ये एक नया टर्म इसमें ऐड हुआ है, पिच ऑफ ट्रस। अब पिच ऑफ ट्रस मतलब क्या? तो इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ट्रस टू द स्पान ऑफ ट्रस। ये रेशियो होता है हाइट टू द स्पान। अब हाइट कौन सी? तो हाइट मतलब इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट बिटवीन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ मेन टाई टू द रीच पॉइंट। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया है, उसे हम राइज कहते हैं। तो राइज बाय स्पान का रेशियो होता है पिच। ओके, जनरली जो गैल्वेनाइज आयरन शीट होती है उसके अंदर पिच 1/6 होता है, और एस्बेस्टोस सीमेंट शीट होती है उसके अंदर 1/2 होता है। ठीक है, सिंपल। चलिए अब हम स्पेसिंग ऑफ ट्रस की बात करें तो स्पेसिंग ऑफ ट्रस मतलब क्या कि दो कंजिक्यूटिव ट्रस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, उसको हम स्पेसिंग ऑफ ट्रस कहते हैं। ये यहाँ पे क्लासीफाई हुआ है कि अगर स्पान और स्पेसिंग के बीच में, ठीक है, स्पान अगर 15 मीटर से कम हो, अगर स्पान 15 मीटर से कम है तो स्पेसिंग हम उसके अंदर 3 से 4.5 मीटर तक की रख सकते हैं। ठीक है, और अगर स्पान 15 से 30 मीटर के बीच में हो तो हम स्पेसिंग तब 4.5 से 6 मीटर तक का रख सकते हैं। सेम ईयर अगर 30 मीटर से ज़्यादा का स्पान हो तब हम स्पेसिंग 12 से 15 मीटर रख सकते हैं। ठीक है, और एक नोट इसके अंदर है कि जितनी स्पेसिंग ज़्यादा होगी, स्पेसिंग हम जितनी ज़्यादा रखेंगे उतनी ही पर्लिन की कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। कारण क्या है इसका? क्योंकि हमें मालूम है कि पर्लिन क्या होता है। पर्लिन दो ट्रस के बीच में हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जितना ट्रस का स्पेसिंग ज़्यादा होगी, जितनी ट्रस की स्पेसिंग ज़्यादा होगी उतनी पर्लिन की लेंथ ज़्यादा होगी, और जितनी पर्लिन की लेंथ ज़्यादा उतनी उसकी कॉस्ट ज़्यादा। सिंपल। ठीक है, अब चलिए पर्लिन्स के बारे में देख लेते हैं। हम वैसे तो हमें पर्लिन पता ही है कि पर्लिन जो होती है वो पैनल पॉइंट के ऊपर सपोर्टेड होती है और दो कंसेक्यूटिव रूफ ट्रस के बीच में प्रोवाइड की करी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? टू सपोर्ट द रूफिंग शीट, ठीक है, और टू स्टीफन द एंटायर रूफ स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन होता है ये। ठीक है, जनरली जो स्पेसिंग होती है पर्लिन के बीच की वो 1.35 to 2 मीटर के बीच के अंदर वेरी होती है। ठीक है,
देखिए अब ये पर्लिन जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, एक तो एंगल, चैनल एंड हाई सेक्शन। अब इसका सिलेक्शन किस बेस पे किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो इसका सिलेक्शन जो है ये स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस के बेस पे किया जाता है कि अगर 3 से 4 मीटर तक का रूफ ट्रस का स्पेसिंग है तो हम एंगल्स यूज करेंगे, ठीक है। अगर स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस 4 से 5 मीटर मतलब मीडियम है तो हम चैनल्स यूज करेंगे, और अगर स्पेसिंग 5 मीटर से ज़्यादा है मतलब लार्ज है तो हम उसे वहाँ पे आई सेक्शन पर्लिन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये पर्लिन के क्राइटेरियाज थे। अब हम बात करें शीटिंग की। शीटिंग मतलब कवरिंग मटेरियल, ठीक है, रूफ कवरिंग मटेरियल। तो देखिए दो हम जनरली यूज़ करते हैं, एक तो जीआई शीट और एसी शीट, ओके। अब जीआई शीट जो अवेलेबल गेजेस है इसके अंदर वो है 16, 18, 20, 22 एंड 25। इसकी थिकनेस जो होती है वो हम गेज बाय 25 mm करके हम इसकी थिकनेस पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी अवेलेबल लेंथ जो है वो है 1.8 मीटर, 2.2 मीटर, 2.5 मीटर, 2.8 मीटर एंड 3 मीटर, ठीक है। ये लेंथ अवेलेबल है इसकी मार्केट में। और इसके जो साइड लैब्स होते हैं वो है 1, 1.5 और 2 कॉरिगेशंस, ठीक है। ये कॉरिगेशंस अवेलेबल होते हैं साइड लैब्स पे। अगर हम एसी शीट की बात करें तो एसी शीट की जो लेंथ अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो है 1.75 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3 मीटर, ठीक है। और इसकी अवेलेबल थिकनेस जो है वो 6 mm होती है फॉर 1.4 मीटर स्पेसिंग, ओके। और 7 mm फॉर 1.6 मीटर स्पेसिंग, ओके। ये अवेलेबल थिकनेस है। और इसके साइड लेफ्ट जो होती है वो 1 कॉन्फ़िगरेशन होती है सिर्फ, ओके। तो ये था जनरल इसका पर्लिन्स और शीट का। अब देखिए लोड एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके ऊपर लोड कौन कौन से एक्ट होते हैं। तो इसके ऊपर जनरली 3 तरह के लोड एक्ट होते हैं, एक तो डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। तो हमें डिज़ाइन के अंदर इन तीनों लोड को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो उसका क्राइटेरिया होता है, देखिए ये लोड, मेन लोड जो होते हैं डेड लोड। ये डेड लोड जीआई शीट जो होती है उसके अंदर हम 100 से 150 के बीच के ले सकते हैं, ठीक है। 100 to 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर एसी शीट की बात करें तो वो है 170 to 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एसी शीट की अगर हम बात करें तो वो है 170 to 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर पर्लिन का अगर डेड लोड देखिए हम, तो पर्लिन का डेड लोड है 100 to 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारे जो डेटा से हम वाइल डिजाइनिंग, जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं ये वैल्यूज, ठीक है, इसके बीच में। और ट्रस का डेड लोड होता है, ठीक है। इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड, अगर उसकी बात करें हम, तो अगर स्लोप 10 डिग्री तक है, इफ स्लोप इज अप टू 10 डिग्री, तो हम लाइव लोड लेंगे 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर स्लोप हमारा मोर देन 10 डिग्री है, ठीक है, स्लोप हमारा अगर मोर देन 10 डिग्री है तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करेंगे और लाइव लोड कैलकुलेट करेंगे। 0.75 प्लस 0.02 इंटू थीटा माइनस 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेर थीटा क्या है, थीटा इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ शीटिंग, ठीक है। जिस थीटा जिस एंगल पे हम शीट को पुट करते हैं वो स्लोप, वो थीटा, ठीक है। और मिनिमम मिनिमम लाइव लोड हमें अगर कंसिडर करना हो तो वो है 0.40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये लाइव लोड के क्राइटेरियाज थे, ठीक है। हमने डेड लोड देख लिया, लाइव लोड। अब जो लास्ट है वो है विंड लोड, ठीक है, वो है विंड लोड। तो बेसिक विंड प्रेशर हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है। बेसिक विंड प्रेशर पीजेड इक्वल टू 0.60 वीजेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे वीजेड क्या है, तो वीजेड मतलब K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू वीबी, ठीक है। वीबी क्या है, तो बेसिक विंड स्पीड होती है जो कि IS 875.3 के अंदर दे रखी होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन 6 जोन ऑफ इंडिया, ठीक है। बिटवीन 33 to 55 मीटर पर सेकंड आती है इसकी वैल्यू एक्चुअली। अब K1 क्या है, K1 इसके अंदर रिस्क और कोफिशिएंट फैक्टर होता है। K1 होता है वो रिस्क कोफिशिएंट होता है जो कि हमें IS 875 टेबल 4 के अंदर से मिलता है, ठीक है। K2 क्या होता है, कोफिशिएंट डिपेंड अपॉन टेरेन, हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज, ठीक है। ये भी हमें IS 875 टेबल 5 के अंदर से मिल जाएगा, ओके। और K3 जो है वो टोपोग्राफी फैक्टर, वो भी हमें IS कोड के अंदर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये विंड लोड, डेड लोड और लाइव लोड की हमारे क्राइटेरिया जो थे हमने देख लिए। और एक स्नो लोड भी आता है, लेकिन वो जनरली ऐसी कंट्रीज के अंदर यूज होता है जहाँ पे स्नो रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली फॉल होता है, ठीक है।
तो ये जनरली हमने अभी जो लोड ट्रस्ट पे एक्ट होते हैं वो हमने देख लिए क्राइटेरिया उसके। अब हम जब डिज़ाइन करेंगे तो हमें सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमें इजी रहे डिज़ाइनिंग के अंदर। अब चलिए लोड कॉम्बिनेशंस, आखिर में हमें लोड कॉम्बिनेशन करने होते हैं कि भाई डेड लोड प्लस लाइव लोड कितना होगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड कितना होगा, विंड लोड कितना होगा, और डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, ठीक है। तो ये लोड कॉम्बिनेशंस हमें कैलकुलेट करने होते हैं, और यहाँ पे हमारा लोडिंग का क्राइटेरिया पूरा होता है, ठीक है। अब इसके आगे जो है हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और सही अच्छी तरह से समझ में आया हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट माई रेगुलर अपडेट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।